श्रोताओं, दर्शकों, मित्रों, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर हम लोग आज चौथा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग तीन कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें हमने ये सब आप साथ डिस्कस किया कि क्या विदेश नीति के संकट होते हैं और विदेश नीति में क्या व्यवधाएं आती हैं, व्यवधान आते हैं, अड़चने आती हैं। हमने आपसे ये भी बताया कि आज भारत मतलब हमारा देश इंडिया विदेश नीति के मामले में अलग अलग बढ़ा हुआ है। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, विशेषकर पिछले 11 सालों में। उससे पहले हम अलग थलग नहीं थे। अब इसकी शुरुआत मैं आपसे ऐसे करना चाहता हूं कि देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उस समय अगर आप गौर करें तो जो भारत की जो दुनिया में छवि थी और जो इसका प्रभाव था वो बढ़ रहा था। और वो इसलिए बढ़ रहा था कि भारत की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक प्रगति तेजी से हो रही थी। और उस समय तक जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उस वक्त तक कुल मिलाकर एक विपक्ष में और पक्ष में, मतलब सरकार में और विपक्ष में जितने दल थे, उनमें एक मोटी मोटी तौर पर एक सहमति बनी हुई थी कि हम विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, किन बिंदुओं पर हम लोग एक हैं। उनके नुआंसेस में तो डिफरेंसेस होते थे, पर दिशा में और दशा में बहुत अंतर नहीं था। कुल मिलाकर ये था कि हम देश में तब तक जो एक घृणा की राजनीति थी, देखिए, ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी देश की विदेश नीति उतनी ही कमजोर या उतनी ही शक्तिशाली होगी जितनी की उसकी जो अंदरूनी आंतरिक जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी मजबूत और घर्षण रहित चल रही है। मतलब समाज में एक सामाजिक समरसता होनी चाहिए। सब लोगों को, सब नागरिकों को ये महसूस होना चाहिए कि ये देश हमारा है और हम सब साथ साथ इस प्रगति के सहभागी हैं। अब इसलिए 2014 में जब हम आए तो एक तो जिसको मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, बहु बाहुल्यवाद, जब आप ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू ही हम तय करेंगे क्या होना चाहिए क्योंकि हमारी मेजॉरिटी है, तो उससे एक दरार पड़ती है। और ये मानना कि हम जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, मतलब अपने आंतरिक राजनीति में जो कर रहे हैं, उसका ज्ञान, उसकी समझ विदेशों में नहीं होगी, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। अब आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो चुकी थी। मोदी जी आए, मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए थे प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो शैली है वो और प्रधानमंत्रियों से बहुत भिन्न है। कैसे? देखिए, एक तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे या उससे पहले, उनको विदेशों में रुचि थी, विदेशों में उनका शौक था।
जाने की कोशिश करते थे। यहां तक कि 1993 में उन्होंने अमेरिका दौरा किया, और उस दौरे में एक अमेरिकन थिंक टैंक है जिसको कि अमेरिकन यंग लीडर्स थिंक टैंक कहते हैं, वो उसके न्योते पर उसके न्योते पर वो अमेरिका 13 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक ऑफिशियली रहे, उसके आगे पीछे भी रहे। ACYPL उसका नाम है, अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स। ये 1966 में बनाई बनाई गई थी, और वहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उससे उसकी फंडिंग होती है, और वहां की जो बहुत सारे मल्टीनेशनल्स हैं उसकी फंडिंग करते हैं। कुल मिलाकर ये इसलिए स्थापित की गई थी कि दुनिया में जो नेता, उभरते हुए नेता हैं, जिनमें कि ये लगे कि आगे चलकर उनसे संबंध बनाना अमेरिका के लिए अच्छा होगा, उसके लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्यक्रम रखा था। 2 हफ्ते का कार्यक्रम था, जिसमें वो विभिन्न नेताओं से मुलाकात कराई जाती थी, दौरे कराए जाते थे, उनको बहुत सारी, कहते हैं कि इसके पीछे जो CIA है उसका भी एक बड़ा रोल रहता है, रहा है। बहरहाल, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसका दौरा कर चुके थे। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। व्हाइट हाउस के सामने की तस्वीरें हैं। बहरहाल, तो उनको हमेशा रुचि रही, और वो ये मान के चले कि जब उनके हाथ में सत्ता आएगी तो देश की विदेश नीति का निर्धारण, संचालन वो स्वयं करेंगे। और ऐसा हुआ भी। दिखाने के लिए तो विदेश मंत्री रखे गए, जैसे सुषमा स्वराज जी थी, जैसे आजकल जयशंकर जी हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। पर विदेश नीति में क्या होना है, किस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स होने हैं, किनको लाना है, किनको जाना है, ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निगरानी में, मतलब जिसको कहते हैं एक्सेसिव कंट्रोल। तो एक तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी को ये लगा था, सही गलत तो मैं नहीं कहूंगा, कि वे नेहरू जी की तरह ही, भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी तरह ही वो योग्य हैं, और वो उनकी तरह ही से विदेश नीति का संचालन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने अ, उस वक्त की देश की परिस्थिति को समझते हुए गुटवाद से भारत को दूर रखा, और नॉन अलाइन मूवमेंट के बड़े नेताओं के रूप में उभरे, एक इज्जत बनी। हालांकि आप आर्थिक तौर पर उतने मजबूत या मजबूत नहीं थे जितने की आज है। आपकी इज्जत दुनिया की राजधानियों में होती थी। तो ये सपना शायद मोदी जी ने देखा होगा। मोदी जी ने अपने आकर उन्होंने कुछ ऐसे बड़े कदम उठाए जिससे आशाएं भी जगी। पर मोदी जी को जो एक शौक है, जिसको कहते हैं दिखावे का, एक तो एक इनको ये शौक है, जैसा आप जानते हैं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा पेन रखें, अच्छी घड़ी बांधे, अच्छी गाड़ी में चले, अच्छे हवाई जहाज में चले, ये सब तो उनको शौक है। पर जितना ज्ञान उनके पास विदेश नीति का, विश्व इतिहास का होना चाहिए, मेरे आकलन में उनके पास नहीं है। तो क्या होता है उससे, उनके जो सलाहकार हैं उनको
बताते हैं कि ऐसा 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 ऐसा। अब मानव है, मोदी जी सब चीज याद नहीं रख सकते, इतना पढ़ा लिखा नहीं है उन्होंने। उसकी वजह से वो उसको पूरा करने के लिए जोश खरोश से देश की दुनिया के नेताओं से मिलते हैं। जैसे चप्पी मारना, जैसे चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाना, जैसे कि हाके लगाना। अब ये, या जैसा कि आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जब प्रथम बार वो चुन के आए थे और उनको दोबारा चुनाव में उतरना था, तो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाकर वहां उनका कैंपेनिंग भी की और ये नारा भी दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। देखिए, कभी भी किसी भी देश के नेता को दूसरे देश की आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेषता है कि वो ऐसा करते हैं। अब देखिए, दुनिया के नेता जब आज की विदेश नीति में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, जब एक देश से दूसरे देश के नेता मिलने जाते हैं, तो वहां के जो अधिकारी हैं वो अपने देश के नेता को आने वाले नेता के बारे में सब कुछ बताते हैं। अब मोदी जी का एक अपना इतिहास है, गुजरात के दंगों के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। ये भी, जिस प्रकार से वो यहाँ मॉब लिंचिंग होती है, लोगों को पता है कि वो उसकी भर्त्सना नहीं करते, खुलकर सामने नहीं आते। और जिस प्रकार से वो यहाँ पर विरोधी दलों को ट्रीट करते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि विपक्ष को दबाया जाए, विपक्ष को बोलने का मौका ना दिया जाए, विपक्ष को बदनाम किया जाए, विपक्ष के खिलाफ सारी एजेंसियां लगाई जाएं। इससे छवि भारत की नहीं बनती और उसका असर विदेश नीति पर पड़ता है। अब मैंने जैसा कहा कि जब वो आए 2014 में, तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ होते थे, उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित भी किया। और ये लगा कि पाकिस्तान के साथ संबंध बन, बनाने की कोशिश वो करेंगे, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कोशिश की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार, कोई भी चुनी हुई सरकार हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे आज शहबाज शरीफ की हो, या भुट्टो की रही हो, उसकी जो उसकी जो बागडोर है, जो उसके तार हैं, वो वहां के मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास होते हैं। वहां का जो आर्मी का चीफ होता है बहुत शक्तिशाली होता है। अभी तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी ये भी हुआ कि एक चीफ द आर्मी स्टाफ मुनीर ने अपने को फील्ड मार्शल डिक्लेयर करा लिया। तो इतने पावरफुल होते हैं। मोदी जी को ये पता होना चाहिए था कि जब वो पाकिस्तान के साथ संबंध संबंधों को सुधारने के लिए तेजी से आगे बढ़े, जोश और खरोश से आगे बढ़े, उनको ये पता होना चाहिए था ये जोश और खरोश काम नहीं आएगा जब तक कि वहां का फौजी शासन इसका पक्षधर नहीं होगा कि भारत के साथ संबंध बेहतर होने चाहिए। तब तक ये होना असंभव है। अब एक ऐसे नेता जिसमें कि गहराई है, वो इन बातों को समझेगा। जो नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त किया, पाकिस्तान का संबंध आज भी वैसे ही है, खराब है, ये आप जानते हैं। नेबरहुड, अगर आपका पड़ोसी जो वातावरण है, चाहे वो आपका नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, और चाइना हो, अगर उनके साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, तो आप और दूसरे देशों से संबंध रखने में, इंप्रूव करने में आपकी छवि भी बनेगी। और लोग कहेंगे कि नहीं भाई, ये आप पड़ोस में अच्छे संबंध रखते हैं।
बहरहाल पाकिस्तान के साथ नहीं हुए, श्रीलंका की अलग कहानी है। पर मैं अभी बताता हूं आपको। पर आपने ये तो सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ मेरे लिए संभव है, पर ये नहीं समझा कि वो किस प्रकार से, वो झप्पी मारने से, झूला झुलाने से नहीं होता, एक सतत प्रक्रिया होती। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विदेश नीति है, उसमें जो आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक संतुलन होना चाहिए, वो न होकर उन्होंने अपना जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उन्होंने जो नियुक्त किया, वो अजीत डोभाल साहब हैं। अजीत डोभाल साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रह चुके हैं और पाकिस्तान में फील्ड में काम कर चुके हैं। अजीत डोभाल साहब का दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति के प्रति यह है कि हमको जब जरूरत पड़े तो बल का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज ऑफ फोर्स। नेबरहुड में तो हमने किया, हमने नेपाल में बजाय एक पॉलिटिकल दूध भेजने की जगह पर हमने रॉ के चीफ को वहां भेजा। भूटान में भी ऐसे ही किया। श्रीलंका में हम आर्थिक, मतलब अपने जो एक ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है गौतम अदानी साहब का, उनको वोट राइट दिलवाने के लिए उसमें हमने अपनी विदेश नीति को के साथ कहीं ना कहीं समझौता किया। बहरहाल ये लंबी कहानी है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो पड़ोसी देशों के साथ तो आपके संबंध बिगड़े ही। अब चीन की कहानी दूसरी देखिए आप। चीन के साथ मोदी जी के संबंध अच्छे थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो वहाँ गुजरात के चीफ मिनिस्टर होने के नाते दौरा कर चुके थे, वहां के शीर्षस्थ नेताओं से मुलाकात कर चुके थे, और वो इस मुगालते में थे कि चीन से उनके संबंध वो बढ़ाई ले जाएंगे, सुधार ले जाएंगे, सुधार कर लेंगे और उसमें क्वांटम जंप ले आएंगे। पर गलती क्या की? देखिए, पहली बड़ी गलती हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं कि जब वो चीन के जाने से पहले जापान का दौरा करते हैं और जापान में जाकर वो वहां पर एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए चीन को क्या करते हैं, चीन का क्रिटिसिज्म करते हैं, चीन को दोषी ठहराते हैं, उसको विस्तारवादी कहते हैं। हालांकि चीन का उन्होंने नाम नहीं लिया, पर नाम न लेना एक दूसरी बात है। चीन उन बातों को अच्छी तरह से समझता है। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में सितंबर में एक बिजनेस लीडर्स को एड्रेस करते हुए टोक्यो में कहा, एक चेतावनी दी कि विस्तारवादी ताकतों से हमको सावधान रहना हो। उन्होंने यहां तक कहा कि आज की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो 18वीं शताब्दी जैसी हैं, जब दुनिया विस्तारवाद और विकासवाद के बीच में डिवाइडेड था। आज विकासवाद का दौर है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा, अब आपको पता है जैसे चीन का विवाद चल रहा है जापान के साथ, कुछ द्वीपों के लिए, वियतनाम के साथ भी चल रहा है, फिलीपींस के साथ भी उनका है। उसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि एक देश ऐसा है जो कि
समुद्र में अपनी मतलब हर जगह इंक्रोच करना चाहता है, वहां की टेरिटरी को ऑक्युपाई करना चाहता है। और ये विस्तारवाद मानवता को 21वीं शताब्दी में मदद नहीं करेगा। अब ये कह तो दिया, और ये सोचा कि चूंकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, चीन इसका बुरा नहीं मानेगा। कि चीन के नेता एक बड़ी दूरगामी दृष्टि लेकर चलते हैं। उन्होंने इसको नोट कर लिया और प्रोवोक नहीं हुए। उन्होंने टोक्यो पर उंगली उठाई कि ऐसा क्यों कहा गया, को मौका दिया गया। अब अब मजा देखिए, सितंबर 1 को प्रधानमंत्री मोदी जी टोक्यो में ये बोल के आते हैं, और अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2014 को चीन के राष्ट्रपति जी भारत के दौरे पे आते हैं। उनके एक असाधारण तौर पर उनका स्वागत किया जाता है, कोई कसर नहीं छोड़ी जाती स्वागत में। यहाँ तक उनको मोदी जी अहमदाबाद ले जाते हैं, वहां उनको झूला झुलाते हैं, और मोदी जी उनकी तारीफ करते हैं, ये सोचकर कि ये सब से चीन प्रभावित होगा, और जी जब राष्ट्रपति प्रभावित होंगे तो हमारे संबंध। पर देखिए, मजा देखें कि चीन ने अमेरिका की भांति गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भर्त्सना नहीं की थी गुजरात दंगों के लिए। उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उनको ये पता था कि हमको इनसे रिश्ते रखने हैं। पर जब उन्होंने टोक्यो में मोदी जी ने ऐसी बात कही तो उसको वो बुलाया नहीं। फिर उनकी मुलाकातें मोदी जी की और जी की वुहान में हुई, महाबलीपुरम में हुई, और आपने देखा कि चीन ने अचानक आक्रमण किया, और हमारे सैनिक 2020 में पीएलए ने, तो कोविड-19 हमारे यहाँ चल रहा था, उसी दौरान पीएलए ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द हमारी टेरिटरी को ऑक्युपाई किया, और उसमें हमारे भारतीय सैनिक मारे भी गए। आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को नहीं स्वीकारा है। पर चीन के साथ संबंध कैसे बने, ये आपने देखा जब अभी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तो चीन ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की। और मजा देखें कि जब क्या हुआ, जब हमने चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को कम करने की बात की, जब उन्होंने 2020 में आक्रमण करके हमारी जमीन पर जमीन हथिया ली थी, तो हमने कहा कि हम टिकटॉक बंद कर देंगे, हम उनके फोन बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे। मतलब बोलना ज्यादा हुआ। और आपको, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, आज मैं रिपीट कर देता हूँ, 2023-24 में चीन से आयात होने वाला सामान कोई 124 बिलियन डॉलर का हो गया, जबकि उनकी हमारा निर्यात चीन की तरफ करीब 14 बिलियन डॉलर रह गया। हम आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ड्रग्स में एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर रहे हैं, और उसके सारे के सारे रॉ मटेरियल हमको चीन से मंगाने पड़ते हैं। अब ये बात हमारे मोदी जी भूल जाते हैं, और मजा ये आता है कि
भूलने के बावजूद वो इस बात को नहीं समझते कि विदेश नीति लॉन्ग टर्म तौर पर बनाई जाती है, उसका अनुसरण किया जाता है, उसमें ऊंच नीच होती है, पर एक दिशा बराबर रहती है। अब यहां तो क्या है कि हमारे अब कनाडा के साथ क्या हुआ, कनाडा में संबंध बिगड़े हमारे, उसी लिए कि जब हम, जैसा मैंने आपसे कहा था कि बल प्रयोग, यूज ऑफ मसल्स इन फॉरेन पॉलिसी, मतलब अपने बाहुबल का इस्तेमाल करना, बाहुबल का इस्तेमाल करना निषेध नहीं है, पर जब आप आर्थिक तौर पर मजबूत हो, जब उसको निभा पाओ। आप देखिए ना कि अमेरिका, अभी देखिए इराक, जब इजराइल और ईरान में भी युद्ध चला, तो अमेरिका जो ईरान पर वर्षों से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इजराइल ने उनको किनारे किया हुआ है, उसके बावजूद भी ईरान को के घुटने वो नहीं टिकवा पाए। बेहतर होता कि अगर वार्ता से वो बातें बन जाती। जब दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं, और दोहरे मापदंड भारत में के जो आज की सरकार है वो बराबर उठाती है। आप इस्लामी देशों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, हाँ, वो धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, पर इस बात को नहीं भूलेंगे कि भारत में एक ऐसा माहौल खड़ा है कि भारत की सरकार ऐसी सरकार है जो धर्म के आधार पर क्या करती है, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार डालती है और डर का माहौल क्रिएट करती है। इस बात को इस्लामी देश भूलेंगे नहीं। तो मैंने बताया आपको कि एक तो जिसको कहते हैं कि एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, आप हर नेता के साथ, विश्व के नेता के साथ ये दिखाएं कि ये तो मेरा मित्र है। क्या मित्रता रातों रात एक दो मुलाकात में हो जाती है? ऐसा नहीं होता। ये तो दोस्ती के स्तर पर भी नहीं होता, इंसानी स्तर पर नहीं होता, देशों के स्तर पर कैसे होगा? मोदी जी ये समझते हैं कि वो दिखावा करके संबंध को सुधार सकते हैं, वो नहीं सुधारे जा सकते। दूसरी बात, आप बल प्रयोग जब ही करें जब अत्यंत आवश्यक हो। तो तीसरी बात, मोदी जी जो, अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और आपकी फॉरेन पॉलिसी में सामंजस्य नहीं है, तो आपको चुनौती आएगी। आप ये मानकर न चलें कि दुनिया के देशों को आपके बारे में नहीं पता है। आज मिनट सेकंडों में इधर से उधर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। आप जब, आपका एक गृह मंत्री, जब आपने ये कहा अपनी, किसके लिए, आंतरिक राजनीति के लिए, अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए आपने धारा 370 को कश्मीर में समाप्त कर दिया। दुनिया में संदेश किया जाता है कि जो सरकारें कमिटमेंट करती है, कि सब सरकार कमिट करती है, पार्टी कमिट नहीं करती। सरकार के कमिटमेंट्स को से वापस जाना आसानी से नहीं होना चाहिए। आपने, एक सरकार ने कहा था कि 370 हम लागू कर रहे हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए था, क्या उसकी स्थिति थी, और सब चीजें, चाहे वो न्याय हो, प्रणाली हो, इलेक्शन कमीशन हो, आप सबको जब इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हैं, ये मैसेज दुनिया में जाता है, क्योंकि दुनिया में डेमोक्रेसी वर्सेस तो चलता ही है। तो आज मैं आपको ये मैंने बताने का प्रयास किया कि किस लिए आज हमारी विदेश नीति के चलते
हम पड़ोसी देशों के साथ संबंध हमारे खराब है। अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति आया है जिससे संबंध आपको जब उसके सामने खड़े होकर ये कहना चाहिए था कि ये आप गलत कर रहे हो। वो चाहे जब हमारे गैर कानूनी तौर पे हमारे नागरिक वहां पहुंचे हुए हैं, उनको हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर वापस भेजने का प्रश्न हो, देश को खड़ा होकर करना चाहिए था। वो आप क्यों नहीं कर पाए, मैं नहीं जानता। मैंने आपसे कहा कि 1993 में जो संबंध अमरीकियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बनाए थे, क्या वो एक कारण है, मुझे नहीं पता। बहरहाल, जो प्रधानमंत्री हर जगह दहाड़ के बोलता हो और वो अमेरिका के सामने आकर शांत हो जाए, उस पर माथा तो ठनकता ही है। आज के लिए मैं यही विराम देता हूँ। मित्रों, साथियों, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।